नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। शुरुआत करेंगे केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया उस खबर के साथ, जहां पर इन तीनों कानूनों पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई है। साथ ही एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट भी सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना ही होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। सरकार बताएगी 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है। जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब झूठ साबित हो गया, झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट से। इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। ये वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है। और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है, और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। दिल्ली की सीमा पर किसानों का हुजूम पिछले करीब 50 दिनों से लगा हुआ है। अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, डटे हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसान बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है। किसानों ने दो टूक कहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसानों में नाराजगी है। और ये कहा है कि ये जो पूरी कमेटी है, क्योंकि हमें जो स्थिति है उसको क्लियर करने की जरूरत है। जो कानून है उसमें एक मतलब स्थिति जो है साफ हो। अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है।
ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगी रहेगी। दिल्ली से दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। पिछले करीब 50 दिनों से हजारों किसान जिस मसले को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल होने पर अभी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार किसान संगठनों में कोई समझौता ना होते देख ये सख्त फैसला लिया और एक कमेटी का गठन भी किया है। अब कमेटी ही अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी, जिस पर आगे का फैसला होगा। कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भले ही लगा दी हो, लेकिन किसान घर वापसी के मूड में बिल्कुल नहीं है। आंदोलन बदस्तूर जारी है और किसानों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस बीच लगातार आंदोलन से बुरी खबर भी आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर लुधियाना के 49 साल के किसान लाभ सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर जिंदगी समाप्त कर ली। मृतक किसान पंजाब के खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट में सरकारी प्रयोगशाला में कार्यरत था। लाभ सिंह ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और प्रधानमंत्री हमारी बातें नहीं सुन रहे, जिसके चलते वो आहत हैं और ये कदम उठा रहे हैं। लेटर के आखिरी में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी लिखा। किसानों की मौत हो रही है और विपक्ष भी लगातार सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने मोदी सरकार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। किसानों की जहाँ तक सवाल है, उनकी मांग है, उनकी बिल्कुल जायज मांग है और सरकार को स्वयं जो है ये वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है जो कानून। तो कृषि में जो हुआ, कैमला में जो कुछ हुआ, उसको लेकर कहेंगे सर। मैंने पहले भी कहा कि सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। जब 15 तारीख तय थी किसानों की और केंद्र सरकार की बात करने में, तो उसके बाद क्या जल्दी थी, इंतजार करनी चाहिए और सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस सरकार में ना तो संवेदनशीलता है, कोई सहानुभूति नहीं है, अड़ियल हैं, तभी देश के सर्वोच्च न्यायालय को इसके बीच में आना पड़ा। ये सरकार के लिए एक शर्म की बात है। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम अनिश्चित काल के लिए नहीं कर रहे, कमेटी के सामने किसान भी जाएं और अपनी बात रखें। जी ठीक है, अब एक रास्ता निकाला है, अब देखें, समय बताएगा, किसान देखेंगे, कमेटी देखेगी, हम तो उसके बाद ही टिप्पणी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात जो किसानों की है, कह रहे हैं जो कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, इस बात पर एक सुप्रीम कोर्ट की मोहर सी लग गई है। हालांकि अंतिम फैसला भी होगा, लेकिन रोक लगाना इटसेल्फ इस बात को दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रिशिएट किया है, इस बात को पहचाना है कि सरकार ने जो कानून बनाया वो गलत है और उनको तो दोबारा विवेचना उन पर होनी चाहिए, उन पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ सरकार किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। ये सारे देश के किसानों के लिए बनाए गए थे। बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहकर गए हैं, लेकिन कुछ इलाके में किसानों ने इसका विरोध किया है। तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति को टालने के लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जब बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा, उस समय या तो एज इट इज़, नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ, या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूँकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपने और ले ली है
तो उसमें से निश्चित रूप से किसानों का अब कोई अर्थ बनता नहीं है और किसानों को जो भी लोग हैं जहाँ से भी प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उनको अपना धरना ही उठाना चाहिए और कुल मिलाकर आगे की कार्रवाई के लिए सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बातचीत करनी। उधर राजस्थान हरियाणा सीमा के सुनहेड़ा बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने दिखे। दरअसल हजारों किसानों को किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करना था, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवानों की कड़ी निगरानी और सीआरपीएफ के जवानों के सहयोग से किसानों को हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। लाठी डंडे और हथियारों के अलावा आंसू गैस के गोलों के साथ जवान तैनात थे, तो किसानों ने अपना डेरा सड़क के बीचों बीच डाल दिया। फैसला तो ये था, हमारा तय प्रोग्राम था कि हमें दिल्ली कूच करना है इस बॉर्डर के मार्फत, लेकिन हमें हरियाणा पुलिस और हरियाणा प्रशासन यहाँ से जाने नहीं दे रहा। यहाँ पर बैरिकेड लगा रहा है, आप देख रहे हैं डंपर आड़े लगा रखा है, रोड पर रोड जाम कर रखा है। इसलिए फिर मजबूरी में हमने यही फैसला किया है कि हम यहीं पर सड़क पर धरना देंगे और कंटिन्यू अपना धरना चलाएंगे। आज जुरेड़ा से और दिल्ली के लिए किसानों ने कूच किया है। मेवात का एक बॉर्डर है ये, यहाँ पर जुरेड़ा से जगह जगह से किसान आए हैं, हरियाणा और राजस्थान का, और यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया है। जबकि दूसरा रास्ता जो हमने जाने वाला रास्ता उस पर हम बैठ गए हैं, जो दूसरा रास्ता है उसको खुला छोड़ा है। अगर प्रशासन चाहता है तो उसको खाली रखे, हमने रास्ता नहीं रोका है। जब तक यहाँ पर पुलिस अगर हमको रोक के रखती है, दिल्ली नहीं जाने देती है, तो हम अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते किसान आंदोलन के समाधान की उम्मीद तो जगी है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसानों के मन में सवालों की लंबी लिस्ट है, जिसका समाधान उन्हें कानूनों के खत्म होने के बाद ही नजर आ रहा है। बॉर्डर पर बैठे किसान हर हाल में कानून वापसी चाहते हैं। कमेटी गठन करें या कुछ भी करें, हमें चाहिए तीनों कानूनों को रद्द, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके जो हमारी अनाज की रेट बनती है उसको गारंटी दे सरकार का, इतने पे हम खरीदेंगे या इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। हमें इतना सा चाहिए। हम उससे पहले क्या कहते हैं, जो 26 जनवरी से पहले सरकार इसको कर देती है कि कमेटी द्वारा हो जाता है, हमारा समाधान हो जाता है, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर नहीं होता है तो हम 26 जनवरी को परेड में जाएंगे। आज के कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोर्ट के फैसले को स्टे करना तो ठीक है, लेकिन जो कमेटी बनाई है उस पर कोई स्पष्ट नहीं कहा है कि किस प्रकार की कमेटी होगी, कितने किसान उसमें शामिल होंगे, कब तक वो कमेटी अपना जजमेंट देगी। ये सब तो फिर सरकार पे ले जाके छोड़ दिया है, तो किसान तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। केवल इतना हुआ है, कभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ इतना 50-50 में निपटा दिया कोर्ट ने। अब सबकी नजरें कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी सभी पक्षों से बात करेगी, चाहे कानून समर्थक हो या विरोधी हो। ऐसे में अगर कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट कानून के समर्थन में आती है तो सरकार का पक्ष मजबूत होगा, लेकिन अगर कृषि कानून में खामियां गिनाई जाती है तो केंद्र पर इन्हें वापस लेने का दबाव बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पारित होने से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो अगले आदेश तक जारी रहेगा। कोर्ट ने गठित कमेटी से कहा कि वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दे। रिपोर्ट में कमेटी की सिफारिशें होंगी। ये पूरा काम 2 महीने में पूरा किया जाना है। पहली बैठक 10 दिनों के अंदर आयोजित की जाएगी, लेकिन किसानों को सरकार की इस कमेटी पर भरोसा नहीं है। किसान कहना है कि सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल वैसी ही है जैसे इस कानून को बनाते वक्त थी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ जी ने कहा वैसे ही है कि जो 3 कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में अशोक लाटी तो रोज एक लिखता है, लेकिन महीने में 20 उसके छप जाते हैं। ऐसे आदमियों के नाम आए हैं। वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं को अलग बात होगी, लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं करना। ना बदल भी जाए, कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जहाँ इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीत कर और शांतमय तरीके से जीत कर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनियमित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीस छोड़ रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है, और ये सारे देश में भी फैलाएंगे।
26 के संबंध में कुछ नोटिस है, अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा या इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। सरकार दी जो नीति नीयत जिस तरह की कानून बनाने दे समय रही है, बिल्कुल उही नीति ते नीयत एथिक कमेटी दे समय दे उत्ते बिल्कुल निकल के क्लीयर स्पष्ट सामने आई है कि सरकार हर हाल दे विच चाहती है कि ये कानून वापस ना होण, ये रिपील ना किए जान। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में भी सियासी माहौल गर्म है। इसी बीच राजनीतिक हालात और किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी बैठक के लिए वहां पर पहुंचे। बैठक में बीजेपी की तरफ से कई वरिष्ठ नेता पहुंचे, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की। तो वहीं चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HSC के नए पोर्टल की शुरुआत की, जिसके जरिए HSSC में ग्रुप C और D की नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिसके बाद अब युवाओं को नौकरी अब एक बार रजिस्ट्रेशन में ही मिलेगी और यह रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहेगा। इसके साथ ही सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि HSSC में ग्रुप C और D के लिए अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए नौकरियों के लिए भर्ती भी की जाएगी। एक बार दिया गया टेस्ट 3 साल तक कर्मचारी चयन आयोग के पास स्टोर रहेगा और भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि HSSC के लिए पहला CET जून 2021 में आयोजित किया जाएगा। साथ ही सीएम ने बताया कि साल में एक बार CET करवाना सरकार का लक्ष्य होगा। ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, इसके घोषणा पत्र में ये उस समय घोषणा की थी कि युवाओं की अपनी पढ़ाई, युवाओं की स्किलिंग, युवाओं की क्षमता को बढ़ाना और साथ ही युवाओं को नौकरी के लिए बार बार जो आवेदन करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा, एक बार आवेदन करना पड़ेगा। उसी के ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी IT टीम ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मिलकर के एक जो पोर्टल बनाया उसका आज विधिवत लॉन्च किया है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश के युवाओं को शुभकामना देता हूं। अब आगे से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना जो C और D का जैसा बताया गया है कर्मचारियों का जो चयन है वो इसी पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम है हो गए इसमें, 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा और सब लोग चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक सुविधा ये युवकों को, क्योंकि एक ही युवक बार बार टेस्ट भरता है, बार बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है। उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी पात्रता टेस्ट के लिए ही फीस होगी। अगर वो दूसरी बार उसको इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको फीस वो दोबारा देनी होगी, क्योंकि मुख्य जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये फीस उसकी है। बाकी जितने भी आगे टेस्ट होंगे ग्रुप C के उसमें कोई भी फीस नहीं होगी। इसलिए और जब भी वो आखिरी फीस जमा कराएगा उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगी। उस 3 साल से मानो पहले साल कराता है 3 साल तक, और हो सकता है वो दूसरे साल फिर जमा करा के अपना टेस्ट देना चाहता है तो फिर चौथे साल।
खबर सोनीपत की कुंडली से, जहां पर पुलिस कर्मियों पर हमले का मामला सामने आया। दरअसल फैक्ट्री में झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद शरारती तत्वों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। हमले में एसएचओ समेत कई पुलिस वालों को गंभीर चोट आई है। पुलिस पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। पुलिस कर्मियों को चारों तरफ से घेर कर उन पर लाठी डंडों से यहां पर हमला किया गया और जमकर उनकी पिटाई की गई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, यही वो फुटेज जो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिस वालों को घेरा गया और उसके बाद उनको पीटा गया। अगली तस्वीर जहां पर एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तारीख को भी इसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी हैं एजेंसी, उनके आदमियों पे इन्होंने हमला किया था। तब भी ये वहाँ उस फैक्ट्री से अवैध वसूली कर रहे थे और आज भी इसी तरह था। फिर सूचना पे जब हमारे एसएचओ अपनी टीम के साथ गए, जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने बिना कुछ कहे सुने उन्होंने उन पर सीधा सर में लाठियाँ मारनी शुरू कर दी, जिससे हमारे 5-6 कर्मचारियों को, खुद हमारे एसएचओ को भी चोटें आई हैं। और जो 28 तारीख को जो मुकदमा दर्ज किया था हमने, वो फाइल भी उस आईओ से छीन ले गए वो। तो यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर जो हमला हुआ है अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल कि पुलिसकर्मी ही अगर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता को सुरक्षा कौन प्रदान कराएगा। बता दें, फैक्ट्री में झगड़ा हुआ था, वहां पर झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे और उन पर ही हमला कर दिया गया। तो वहीं दिल्ली और करनाल समेत 13 शहरों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू किया गया। सुबह स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। अब इन्हें यहां से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने बीते दिन ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ लगभग डोज का आधिकारिक ऑर्डर दिया था, जिसके बाद वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट से देश के 13 स्थानों पर यह वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। इनमें दिल्ली, गुजरात जैसे राज्य भी शामिल हैं। करनाल को भी वैक्सीन कैपिटल बनाया गया है। करनाल में वैक्सीन की खेप पहुंची है, जहां से अब अलग अलग शहरों में वैक्सीन की सप्लाई होगी। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।